सामने आ रही जिसमें अगर अमेरिका की बात की जाए, साथ ही साथ शहबाज से मिलते हुए ईरानी प्रतिनिधिमंडल जो है वो नजर आएगा। अरागची गालिबाफ के नेतृत्व में यह मुलाकात जो है वो होनी है। यूएस डेलीगेशन भी आज शहबाज से मिलेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यानी जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और ब्रैड कूपर की मुलाकात होगी, लेकिन उन सब की मुलाकात से पहले मोहम्मद बागर गालिबाफ और अब्बास अरागची की भी मुलाकात होनी है। और ये वार्ता से पहले मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तमाम जो है अपने बिंदु, अपने पॉइंट्स जो है वो रखते हुए नजर आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शहबाज शरीफ से ईरानी प्रतिनिधि मंडल जो है मुलाकात करते हुए नजर आएगा। अरागची गालिबाफ के नेतृत्व में यह मुलाकात होनी है। यूएस डेलीगेशन भी आज शहबाज से मुलाकात करता हुआ नजर आएगा। गीतू, लगातार एक एक अपडेट हम दे रहे हैं, इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा नदीम से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान के। इस वक्त अगर आप बात की जाए तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा सीना तान कर चल रहा है, लेकिन जो जग हसाई हुई उस पर पाकिस्तान कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। नदीम साहब, ड्राफ्ट वाली कहानी भी जरा दर्शकों को बताइए कि वो इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। पाकिस्तान अगर सीना तान के चल रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया की सुपर पावर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान की तरफ देख रही है? शहबाज की परवाज अब तो दुनिया से संभाली नहीं जा रही है, तो इस वक्त कौन सी ऐसी बात रह गई है इंडिया की जो आइसोलेशन पॉलिसी थी जिसपे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए? मेरा ख्याल में आपको उससे पूछना चाहिए मोदी सरकार से कि आपके बिलियंस ऑफ डॉलर जो इंडियन टैक्स के पैसा था वो कैसे खत्म कर दिया, वो कैसे खत्म हो गया, सवाल कैसे उस पॉलिसी को कैसे नाकाम कर लिया? नहीं, आपने उस पे जवाब दीजिए ना कि आपके ड्राफ्ट वाले पे क्या हुआ? नदीम जी, जो सवाल पूछा है वही जवाब दीजिए बस। अरे ठीक है, दुनिया के सामने आपको अपनी तारीफ करवानी है, दुनिया के सामने आतंकिस्तान को पाकिस्तान बनाना है, तो उसको छुपाने के लिए, उस तस्वीर को साफ करने के लिए कम से कम ड्राफ्ट वाली कहानी तो बता दीजिए। वहां पर कैसे चूक हो गई आपसे? मुझे कोई ऐसी कहानी का इल्म नहीं है। किस कहानी की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, मुझे लगता है मेजर नदीम जी हंस रहे हैं, उन्हें शायद पता है। नदीम जी देखें, तो ये जो आपके पत्रकार है, ये कैसे पत्रकार लगते नहीं है, और जिस तरह से शोर कर रहे हैं पाकिस्तान से नहीं सर, ये इस हिसाब से तो हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कौन नहीं है, सिंपल सा सवाल है, वो आपकी बड़ी चूक नहीं है, आप नहीं मानते वो चीज? हमने आपकी बात सुनी, हमें भी बात करने थे। अगर आपने सवाल तो उस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे लगी हुई है। पाकिस्तान का इस वक्त पिवटल रोल है, ग्लोबल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान नजर आ रहा है। बहरहाल इस वक्त इंडिकेटर्स में जान सकता है, इनके सवाल का जवाब दे देता हूँ। जो ये पूछ रहे हैं कि जी ये उसमें ड्राफ्ट में क्यों हुआ, देखिए ये क्लरिकल मिस्टेक्स एरोनसली हो जाती है, ठीक है, और बाद में उसको हमने तस्हीह कर दिया। अब उसके अंदर जो एक पॉइंट आप लोग की तरफ से था कि यू आर द स्पॉइलर या इजराइल इज द स्पॉइलर, इस पे तो उसमें उनका आपका पॉइंट ये था कि ये ड्राफ्ट जो है ये फॉरवर्ड किया गया अमेरिका की तरफ से, और एज इट इज जनाब वो मैसेंजर के तौर पे उन्होंने उसको आगे कर दिया। अगर ये फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इसको हम तस्लीम भी कर लें गीतू, तो हम इसको देख सकते हैं कि ईरान ने उसके बाद फौरन उसके ऊपर उसको अफर्मेटिव फौरन उस पर एक्शन किया और फौरन एग्री कर दिया। अगर तो ये हैडेड भी अमेरिका की साइड से और इस तरह से होता तो अमेरिका, क्या आप ईरान को बनाना रिपब्लिक समझते हैं? तो हमें आगे चलना चाहिए। मैंने इनका जवाब दे दिया। मेजर विराट रिएक्शन दे रहे थे, तो उनसे जरा रिएक्शन लेना चाहिए। नहीं ठीक है नदीम जी, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, पाकिस्तान ने खुद आकर मध्यस्थता की बात कही है, आप ये कहना चाह रहे हैं मेजर नदीम? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए नदीम जी, आवाज नहीं आ रही है। ये जंग, बोलिए। अगर ये जंग आगे चली जाती तो आप देखिए कि दोनों कंट्रीज के लिए या हमारे रीजन के लिए इट कुड हैव वेरी डिवास्टेटिंग इफेक्ट कि हमारी इकोनॉमी तबाह। दो देशों के बीच कोई भी जंग जो है वो विश्व में अच्छी नहीं होती। हमने हमारी कोशिश, ठीक है रिएक्शन लेंगे। मैं रिएक्शन लेना चाह रहा था, एक मिनट प्लीज, मैं इस पर रिएक्शन लेना चाह रहा था मेजर विराट मिश्रा से, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। पाकिस्तान की जो मजबूरी है सर, वो जो मैं पकड़ पाया वो बचते हुए नजर आए मेजर शेख नदीम साहब, कि उन्होंने एक अच्छा हुआ जाते जाते बोला कि जो है उसको सबको झेलना पड़ता है। ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उससे आवाम को फेस करना मुश्किल हो जाता, और इस पीस टॉक के जरिए उसको दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं। मेजर विराट जी देखिए, आपने ठीक बात कही
ये चाटुकारिता का एक महान उदाहरण है, ग्रेट एग्जाम्पल है ये चाटुकारिता का, साइकोफेंसी का। जेडी वेंस साहब को रिसीव करने फील्ड मार्शल मुनीर गए, आपने देखा ये सारी चीजें, तस्वीर लाइव थी। अभी इन्होंने कहा, इनके जो पत्रकार हैं कि और मेजर साहब ने भी कहा कि वहां पे क्लरिकल मिस्टेक हो गई प्राइम मिनिस्टर से अपना ट्वीट करने में। तो आपको पता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो इशारों पे चलते हैं यूएस के पैसों के चक्कर में, इन लोगों ने ये सब ट्वीट भी किया, सारी चीजें कर रहे हैं। और चाटुकारिता का ये एक महान एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा और इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। पाकिस्तान इस समय लाइमलाइट में है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, पर ये लाइमलाइट सिर्फ चाटुकारिता के कारण मिली बिल्कुल। है। और सारा क्रेडिट यहाँ पर देखिए मेजर विराट ये पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहा है। कर्नल संजीव सिरोही जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल संजीव जी, सर आपसे भी हम समझना चाहेंगे, ये जो पूरा क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है वो तो अलग चल रही है, लेकिन जो बातचीत का तरीका है वो किस तरीके से होगा और क्या कुछ बताया जा रहा है? क्योंकि कहा ये भी जा रहा था फेस टू फेस बातचीत ये होनी है। पहले तो वो बताइए कि नियम कायदे क्या कहते हैं जब इस तरह की बातचीत होती है? देखिए गीतू जी, अगर हम पुरानी बातचीत देखें, जिस तरीके से 28 फरवरी से पहले जो बातचीत चल रही थी, उस समय भी जो ईरान की और अमेरिका की बात चल रही थी वो भी फेस टू फेस नहीं थी। बातचीत का फॉर्मेट मेजर साहब जो बता रहे हैं, पाकिस्तान से इनके पास नॉलेज होगी क्योंकि ये पाकिस्तान में है। पर नॉर्मली क्या होता है कि अभी जो ये दोनों डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलेंगे, उसके बाद अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ये करेंगे। जो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू है, जो डिफरेंसेस है, खास तौर पर जो त्यागी साहब ने, जो कर्नल साहब ने बताया है कि जो दो मेन पॉइंट है जिनको इनके पत्रकार कह रहे हैं जो छोटे पॉइंट है, वो छोटे नहीं है, बहुत बड़े पॉइंट है। अगर ईरान ये कह रहा है कि अगर इन शर्तों को नहीं माना गया तो हम बातचीत ही नहीं करेंगे, तो वो छोटे कैसे हो गए? तो बहुत बड़े पॉइंट है, दे आर द मेजर पॉइंट्स। तो अगर जो ये दो पॉइंट है जिसमें लेबनान के ऊपर जो हमला है उसको रोका जाए, और जो इनके एसेट्स जो फॉरेन कंट्रीज में बैंकों में जो एसेट्स है ईरान के, उनको जो अनफ्रीज किया जाए, तो ये दो बातें जो है शहबाज शरीफ साहब के सामने रखी जाएंगी। उसके बाद ये दोनों डेलीगेशन अलग अलग कमरे में जाएंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान का डेलीगेशन पहले किसके पास जाएगा वो मैं नहीं बता सकता। जैसे अमेरिका के पास गया, वहां से उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सुन के फिर वो आएंगे और फिर वही पॉइंट ऑफ व्यू वो ईरान के सामने रखेंगे। फिर ईरान की जो बातचीत होगी, ईरान जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देगा वो उसको करेंगे, जब तक ये ऐसी सहमति नहीं आ जाती जहां पे ये लगे कि हाँ दोनों पार्टी जो है एक जो है मिडिल ग्राउंड तय करने के लिए तैयार है, तब दोनों पार्टीज को आमने सामने किया जाएगा। उससे पहले आमने सामने नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, नंबर 1 आता हूं सर मैं। आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दो। आपने दोनों पार्टीज का जिक्र किया, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान यूएस के बीच समझौते पर इस वक्त संदेह जो है वो देखने को मिल रहा है। लेबनान का मुद्दा सबसे बड़ी बाधा जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान में सीजफायर इजराइल नहीं चाहता है। होर्मुज और यूरेनियम संवर्धन पर भी मुश्किल जो है वो देखने को मिल रही है। युद्ध हर जाने को लेकर भी डील जो है वो अटक सकती है। तमाम बिंदु हैं, जो तमाम पॉइंट्स हैं जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, और इसी वजह से ये कहा जा रहा था कि सीजफायर का उल्लंघन भी हो सकता है। साथ ही साथ जो समझौता है उस पर संदेह इसी वजह से गहराता हुआ नजर आ रहा है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए संजीत सर जरा अपना रिएक्शन दीजिएगा कि किस तरह से ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं जिस पर कहीं ना कहीं संदेह जो है वो देखने को मिल रहा है कि इतनी राह आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि इजराइल सर आप देखेंगे लगातार लेबनान पर हमलावर है और नाराजगी जो है वो ईरान की तरफ से देखने को मिल रही है। ऐसे में ये पीस टॉक सफल होना तो दूर, मुझे लगता है कि ये बातचीत जो है अगर पहुंच रहे हैं एक सिर्फ और सिर्फ टाइम पास की नजरिए से आप देखिए कि कुछ होने वाला नहीं है इसमें, और अपनी छवि जो है पाकिस्तान सिर्फ सुधारने की कोशिश कर रहा है उसके जरिए, क्योंकि उसे मौका मिला है, क्योंकि अमेरिका पास कोई और विकल्प नहीं था पाकिस्तान के अलावा। बिल्कुल, जो कर्नल टीपी त्यागी साहब ने बोला, मैं भी वही बोल रहा हूं कि ये जो दो मुद्दे हैं, खास तौर पर जो लेबनान का मुद्दा है, उस पे जब तक जो है हमले बंद नहीं होंगे, ईरान जो है बातचीत आगे का दौर नहीं बढ़ेगा आगे। और फॉरेन एसेट्स में हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए ईरान जो समझौता कर ले, लेकिन लेबनान के लिए बिल्कुल समझौता नहीं करेगा, क्योंकि लेबनान के जो हिजबुल्लाह है, पहली बात तो वो ईरान के प्रॉक्सीज है, उनकी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के हिस्सा है। और लग रहा है इजराइल रुक जाएगा हिजबुल्लाह को लेकर, वो तो लगातार कार्रवाई करेगा हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो यहाँ पर तो किसी भी तरह से सहमति बन ही नहीं पाएगी। मेरी बात तो पूरी करने दो आप। सिरोही सर बोलिए। मैं ये कह रहा था कि
हिजबुल्लाह ने हमला किया ईरान के सपोर्ट में, और वो जो है 2 तारीख से हमला कर रहे हैं, उनके जो है कितने आदमी मारे गए हैं, कितने लोग डिस्प्लेस हो गए, उसको इस हालत में ईरान नहीं छोड़ सकता। तो ये मैं कह रहा हूं, अगर इन बातों पे इजराइल जो है नहीं मानता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इजराइल को बोला है कि आप हमले मत करो, वो फिर भी हमले कर रहा है, तो इसका मतलब ये है ये पहले से ही नॉन स्टार्टर है। और मुझे इस चीज का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों डेलीगेशन इसी हालत से वापस चले जाए और आगे बातचीत हो ही ना, क्योंकि जब तक खास तौर पर लेबनान के मामले पर अगर जो है अमेरिका इजराइल को नहीं कंट्रोल करता है तो बातचीत जो है पहले ही फेज में खत्म हो जाएगी। गीतू जी। त्यागी सर से ये सवाल है, गीतू जी मैं आता हूं वापस। टीपी त्यागी सर, अगर बातचीत की, चलिए ठीक है, बातचीत की मेज जो है वो सज चुकी है, आमने सामने ईरान अमेरिका बैठता है और बातचीत शुरू होती है, लेकिन जो 2 पॉइंट्स का जिक्र किया उस पर बातचीत नहीं बनती है, तो ऐसे में पाकिस्तान की किरकिरी होती हुई नजर नहीं आएगी क्या? नहीं, हमें पाकिस्तान की किरकिरी में क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए सर? मैं तो इस नैरेटिव के खिलाफ हूँ। हिंदुस्तान का कद पाकिस्तान के मुकाबले पहाड़ की तरह है। हाँ। और अगर कोई एक आध क्रेडिट पाकिस्तान को मिल जाए, मान लो एक आध बोल्डर टूट के गिर जाए, तो उससे पहाड़ का कद कम नहीं हो जाता। खैर, फिर भी आपने चूंकि सवाल पूछा है तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि पाकिस्तान की किरकिरी एक वजह से नहीं, कई वजह से होगी। पहले तो इसी बात के ऊपर होगी कि अगर किसी वजह से ये समझौता अपनी पूरी परवाज पर नहीं चढ़ता है तो किरकिरी किसकी होगी? पाकिस्तान की होगी। और पाकिस्तान ने ये काम क्यों शुरू किया, ये सारी दुनिया जानती है कि ये पाकिस्तान नहीं करवा रहा, ये अमेरिका करवा रहा है। आपने तो खुद ही जिक्र किया कि बाकायदा अमेरिका का एक ड्राफ्ट आया था पाकिस्तान के पास, जो सोशल मीडिया पर कुछ देर रहा, फिर मिटाया गया, और वही ड्राफ्ट था, एक हुक्म दिया गया था। आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, समस्या है ना कि पाकिस्तान इस चीज को मानने को तैयार नहीं है ना, वो मानवीय भूल कह रहा है खुद की, और इसलिए वो क्रेडिट लेना चाह रहा है। मैं तो सीधा कह रहा हूं कि अगर आपने काम किया है तो चौड़े होकर बोलिए ना। आप जान रहे कि आपके ऊपर कौन है और कौन ये सारा गेम कर रहा है, उसके बाद भी आप झूठ बोल रहे हैं। Even slip of tongue is intentional. ये कहना कि ये मानवीय भूल है, मानवीय भूल तो नॉर्मल टाइपिस्ट में भी आजकल माफ नहीं की जाती। जहां वो जमाना हो और जहां उस लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन हो, जहां 15 बार एक लाइन को पढ़ा जाता है, वहीं से मानवीय भूल कहना एक किस्म का सीधा सीधा झूठ बोलना है। इसी तरह से जैसे शेर ये कहने लगे कि मैं अब वेजिटेरियन हो गया हूँ जी, ये ऑक्सीजन कहने लगे कि मैं जलने में मदद नहीं करती, ये इस टाइप का, और ये पाकिस्तान का कैरेक्टर रहा है। सर नदीम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा इनका भी रुख कर लेते हैं, सुनते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए नदीम जी। मैं त्यागी जी को ये बताना चाह रहा था कि जो पहाड़ की बात की, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। इस वक्त इंडिया जो है वो घुसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली पॉलिसी पे चल रहा है। ये बहुत जल्दबाजी आप नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे थे तुम ही तो। नहीं, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं निर्णय लेने में नदीम जी। अभी तो देखिए ये जो वार्ता हो रही है ना, पीस टॉक पाकिस्तान में बैठ के, वो अभी आई नहीं है सामने। क्या होगा, क्या इसका नतीजा होगा, बहुत जल्दी क्रेडिट ले रहे हैं आप। इन मुज़ाकरात को रोकने के लिए दुनिया की सुपर पावर इस वक्त इस्लामाबाद में बैठी है, क्या ये छोटा क्रेडिट है? उसके बाद मुझे ये बताइए कि ईरान आके जो दुनिया में किसी मुल्क के आगे बोलने को तैयार नहीं था, जंग रोकने को तैयार नहीं था, सीज फायर के लिए हरगिज नहीं मान रहा था, वो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा है, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। क्या ये छोटी अचीवमेंट है? पाकिस्तान ने इन दोनों मुल्कों को बिठा देना, बहुत अच्छी गलतफहमी में हो गई है। अरे क्या 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 तुम ये समझ रहे हो कि ये तुमने किया है? जब अमेरिका ने ईरान के साउथ पार्ट गैस फील्ड पर हमला किया, और जब पता लगा कि ये गैस फील्ड कतर में भी है, उनका भी हिस्सा है, और जब उन्होंने रिटेलिएट किया, सुनिए सर, और जब रिटेलिएट किया तो चाइना के कान खड़े हो गए। चाइना ने कहा फैलाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत चाहता है कि ये जंग लगी रहे, और खित्ते में अगर ये जंग लगी रही तो उसकी आग से, उसकी हीट से भारत भी नहीं बचेगा, भारतीय भी नहीं बचेंगे। पहली बात तो ये कि आप थोड़ी तमीज सीखिए। जब मैं बात कर रहा था तो आप मुझे बोलने देते, उसके बाद बोलते। आप मुझको ऐसे बोल के क्या दिखाना चाहते हैं?
दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरा ये कहना है कि आपने क्या, चाइना ने ये जो कुछ हुआ, दिस इज वो सारे पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और जो डिप्लोमेटिक वैल्यूज हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। नदीम जी जवाब सुन लीजिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कैसी है पूरा विश्व जानता है। त्यागी जी बोलिए। बॉर्डर ईरान के साथ ये भी हो सकता था कि अगला नंबर आपका होता। सुनिए सर, आप बिल्कुल समझिए इस बात को। तो ये ईरान को क्या समझ लो आपके नदीम जी रुक जाइए, सुन भी लीजिए अब सर, त्यागी जी को सुन लीजिए फिर अपना जवाब देना। मैं ये कह रहा हूँ, देखो सर, मैं बिल्कुल रीजन बता रहा हूँ। जब अमेरिका ने ईरान के साउथ पार्ट गैस फील्ड पर हमला किया, वो गया, और खासतौर पे पेट्रोकेमिकल प्लांट पर, और वो गैस का आधा हिस्सा कतर में भी है, तो इन्होंने रिटेलिएट किया और कतर पे हमला किया। तब चाइना के कान खड़े हो गए कि अरे अगर ये खत्म हो गया तो मेरा तो गैस तेल जो है वो आना बंद हो जाएगा। चाइना ने ईरान पे जोर डाला और चाइना ने ईरान से कहा कि भाई तुम तैयार हो, तुम इस समझौते के लिए तैयार हो। भारत के हैं और भारत कहाँ है? क्या बाहर पे पैसा तो भारत ने लगाया, आज भारत कहाँ है? डिप्लोमेसी तो ईरान के लिए भारत ने करनी थी। भारत नदीम साहब भारत कहाँ खड़ा है? इससे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। भारत के जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कहां से आकर कैसे खड़े हैं आप नहीं बता पाएंगे। आप बताइए कि आपके यहाँ डीजल, पेट्रोल और खाने के लिए पैसे की लाले पड़े हैं, उस पर आप कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। संजीत जी, कर्नल संजीत कुछ कहना चाह रहे हैं सर। पहली बात तो जो मुद्दा हमारा जिस पे डिस्कशन था उससे डाइग्रेस होके हम जो है भारत और के ऊपर आ गए हैं। नदीम साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब ये जो चौड़े हो रहे हैं कि जी पाकिस्तान करा रहा है, पाकिस्तान करा रहा है, उसको समझने की जरूरत है। मैं बड़ा खुश हूँ, मैं इसमें पाकिस्तान की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टेप लिया है, लेकिन ये पाकिस्तान को क्यों चुना गया ये समझने की जरूरत है। देखिए, अमेरिका का जो दो चीजें होती है, एक होता है कंट्रोल, एक होता है इन्फ्लुएंस। अमेरिका का इन्फ्लुएंस पूरे मिडिल ईस्ट में वो किसी भी कंट्री के को कह के मध्यस्थता करा सकते थे, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है, लेकिन उन कंट्रीज पे उनका कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी है, पाकिस्तान का कंट्रोल भी है, और पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पे चलता भी है, और पाकिस्तान का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। अब अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कि पाकिस्तान अगर ईरान का साथ देता है तो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, तो सऊदी अरेबिया नाराज होता था, वो इनसे पैसे मांगेगा कि आप पैसे दीजिए। जैसे यूएई ने इनसे जो है $3.2 बिलियन मांगे हैं, तब इनकी हालत खस्ता हो जाती है। दूसरा, अगर वो सऊदी अरेबिया का साथ देता है तो ईरान नजर आ जाता है, ईरान नाराज हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान अगर इसको कामयाब कर सकता है तो पाकिस्तान को क्रेडिट मिलना चाहिए, और पाकिस्तान सरकार ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन ड्राफ्ट जो है अमेरिका से आप उस ड्राफ्ट को आप चेक नहीं करते हो, उस वैसे ही वैसे उसको जो आप पेश कर देते हो। इससे साफ जाहिर होता कि आप मीडिएशन का काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक पोस्टमैन का काम कर रहे, जो व्हाइट हाउस से आता है वो आप आगे ईरान को बढ़ा देते। इससे ज्यादा आपकी जो इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो कुछ कर रहे हैं वो भी अच्छा है, पोस्टमैन का काम भी अच्छा है। जी ठीक है, वो पोस्टमैन मानने को भी तैयार नहीं अपने आप को। वापस लौटता हूं सर स्पीच। बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, पाकिस्तानी मीडिया हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो वार्ता है, शांति वार्ता 1-2 दिन चल सकती है। कल भी ये बातचीत जो है वो जारी रह सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये शांति वार्ता 1-2 दिन और चल सकती है, यानी कल की भी तारीख जो है ये शांति वार्ता जो वो देखने को मिल सकती है। मेजर विराट से रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। बिल्कुल मेजर विराट। ये जी एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा था कि इजराइल और लेबनान मोस्ट प्रॉब्ली 14 अप्रैल को अमेरिका में वॉशिंगटन में इनकी बातचीत तय हो गई है। ये लोग, जहां तक है ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ये लोग बात करने जा रहे हैं ऑफिशियली। पर इसमें देखने वाली बात यह है कि इजराइल हिजबुल्लाह से बात नहीं करेगा, ईरान से बात करेगा। उनकी ऑफिशियल बातचीत होगी, उसमें क्या निकल के आता है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पर आप देखिए, यहाँ सपोर्ट सारा ईरान का हिजबुल्लाह को है, और वो कहीं ना कहीं चाहता है कि हिजबुल्लाह मजबूत बना रहे। अब इसमें किस तरीके से वे वार्ता करवट लेगी, ये 14 तारीख के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। जहां तक पाकिस्तान में अभी जो ये वार्ता आप कह रहे हैं कि 2 दिन चलेगी, देखिए अगर क्रेडिट पाकिस्तान का है तो डिस्क्रेडिट भी पाकिस्तान का होगा अगर इसमें
कोई रिजल्ट निकल के नहीं आता। तो ये भी बात पाकिस्तान को माननी पड़ेगी, और तब ये नहीं कह के बचना होगा कि नहीं हमने तो सिर्फ वार्ता कराने के लिए जगह दी थी, अब उनका नहीं बना तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर आप उसकी भी जिम्मेदारी मेजर विराट वो अभी भी यही कह रहे हैं, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि हमने तो हमें ये नहीं बताया कि बातचीत क्या होगी या नहीं होगी, हमने जो है एक जगह दे दी कि आप आइए यहाँ बैठिए और अपनी बातचीत करिए। उससे क्या होगा कि हम अपनी छवि जो है दुनिया में पेश कर देंगे कि हमारी जो छवि बहुत बेहतर है। मेजर शेख नदीम साहब, रिएक्शन आपका चाहूंगा। जो कर्नल संजीत सिरोही ने कहा कि ठीक है आपने जो काम किया वेल एंड गुड है, लेकिन आप एक पोस्टमैन की भूमिका में है। देखिए, ये तो आपकी अपनी घटिया सोच का ये हम समझ लें। हाँ। एक फिजिकल तस्वीर सामने आ रही है। हाँ। कि एक अच्छी एफर्ट को, पॉजिटिव एफर्ट को सीधे पांव उठाने को भी कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बात गुलामी कर रहा है। अगर क्रेडिट है गुलामी कर रहा, तो ये घटिया सोच कह रहे हैं, वो पाकिस्तान की क्या सोच है वो किसी से छिपी नहीं है सर। वो मुझे लगता है एक बार तो आपको देखना चाहिए। और आपका जवाब देने के लिए टीपी त्यागी साहब ने इससे पहले आपको बखूबी जवाब दिया, फिर आपको बताया कि आप लोग क्या करते हैं, आपकी हैसियत क्या है। आप एक पोस्टमैन है सर, इस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? आपके यहाँ पेट्रोल डीजल जो है इतना ज्यादा महंगा हो चुका है, आपकी आवाम आपसे नाराज है, उस पर आप बचते हुए नजर आते हैं। मदरसा की बात करते हैं जिसमें आप छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सो कॉल्ड छवि, उसमें भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में चलिए ठीक है, यहाँ पर ये भी समझना होगा। मैं रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ मेजर नदीम से। हाँ, उनसे रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ। क्रेडिट वो देंगे तो सही, ठीक है, अगर उनकी जीत होती है, अगर नहीं होती तब क्या मानेंगे, बताइए। देखिए, ये एक एफर्ट होती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। हमेशा एफर्ट का मतलब ये नहीं होता कि 100% वो अचीव हो जाए। कोशिश है, कोशिश का मतलब है, इसीलिए कहते हैं कि होपफुल है, वी आर होपफुल, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए। या तो जिस तरह की बातें हो रही है तो मेजॉरिटी कर्नल साहब भी सुन रहे होंगे कि उसमें ज्यादातर तो डिसअपॉइंटमेंट की ही बातें हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपको एक चीज का पॉइंट पे मैं लेके जाना चाहता हूँ, आप गौर से सुने कि देखिए इनका जो 80% जो पॉइंट्स थे ना, उस पे दे बोथ दी पार्टीज हैव ऑलरेडी एग्रीड अपॉन। ओमान में इनकी बातचीत हुई थी, बहुत सारी निटी-गिटीज तय हो गई थी, अच्छा यूं नहीं करना, अच्छा इसको इतना कर लेते हैं, अच्छा इतना, वो सब दे हैव ऑलरेडी डन इट। हाँ, अब एडिशनल चीजें आ गई हैं, जैसे आगे अब आपके हमारे सामने बताया जो कैप पहने हुए, वो अब एडिशनल चीजें ये है कि हुर्मस खोल दो। देखिए, हुर्मस इज ऑलरेडी ओपन नाउ, ठीक है। जहां तक वो बात कर रहे हैं तो मुझे अफसोस हुआ कि किस तरह ये फौजी किसके लिए खुला है सर? आपके लिए खुला है क्या हॉर्मुज़? अभी आपके जो माल जहाज थे वो तो जला दिए गए हैं। इनके लिए खुला भी होगा तो इनके जहाज आपके जहाज तो जलाए जा रहे हैं, टोल देने की स्थिति है नहीं। इस वक्त हुर्मस काफी हद तक देखिए खुला, उन्होंने बिल्कुल उस पर विलिंगनेस भी शो की है, और ये बिल्कुल खुल जाएगा। ये मैं बताऊं, इस पॉइंट पे इतना मसला नहीं है। असल जो यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये एडिशनल पॉइंट है कि हुर्मस खोल दे, लेकिन हुर्मस पे टोल ना ले। उन्होंने कहा है कि हम टोल लेंगे, हुर्मस तो वो खोल देगी, या मैं बताऊँ। जहां तक ताल्लुक है माइंस का, देखिए माइंस का रिकॉर्ड होता है और वो ऑनलाइन होता है, डाटा सेंटर्स बने हुए हैं फौज में। ये अभी पुराने जमाने की फौजें नहीं है, तो जब भी माइंस लेकी जाती है, चाहे समंदर में या जमीन पे, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको जीपीएस से और उसका ग्रिड रेफरेंस दिया जाता है। तो वो पॉसिबल, कोई मसला नहीं है किस जगह पे वो ले हुई भी है, किस जगह। कर्नल त्यागी जी का रुख कर लेते हैं। कर्नल त्यागी जी, आपको लग रहा है क्या, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर जो इतना मंथन चल रहा है, अगर उस पर टोल टैक्स हटा दिया जाए तो क्या ईरान इस बात को मानेगा? नहीं, टोल तो हटना ही चाहिए जी। अगर ईरान नहीं मानेगा तो हिंदुस्तान को, मैं तो कहता हूँ, हमारी इंडियन नेवी किस लिए है? हमें वो जाना चाहिए। दुनिया को 20% का नुकसान होगा, हमें तो 40% का तेल, 50% का LNG, 80% का LPG, 30% के फर्टिलाइजर, 30% हीलियम। हमको इतना नुकसान आज नहीं हो रहा, हमारी दूरदर्शिता की वजह से, पर आने वाले समय में हो सकता है। तो अब ये ईरान और अमेरिका जिसको जो करना है करे, हम टोल टैक्स नहीं देंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हमारी इंडियन नेवी भी जाएगी वहां पे। और कोई समस्या ऐसी नहीं है जो आदमी से बड़ी हो। वहां पे माइन है। पहली बात तो मैं मेजर साहब को बताना चाहता हूँ, मैं चूंकि चाचा मैंने लड़ाई लड़ी है, मैंने माइनफील्ड लगाई है, माइनफील्ड उखाड़े हैं। माइनफील्ड को उनको जो लगाने वाले हैं उनको एग्जैक्टली बाद में पता नहीं रहता कि मैंने किस लाइन में कितने लॉटिट्यूड कितने लॉन्गिट्यूड पे लगाए थे। हिसाब ठीक नहीं रखा जाता। समुद्र के अंदर तो ये और भी प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई बड़ी मछली आ गई और उसने आपने एंकर किया हुआ है सी बेड के ऊपर, और वो एंकर हट गया, अब वो माइन फ्लोट कर रही है, अब आप उसे कैसे करेंगे? अच्छा, मान लीजिए कि कोई जहाज जिसका एंकर खुला हुआ है वो वहां से निकला, उससे माइन हट गई,
फ्लोट कर रही है, और जिन लोगों ने माइन लगाई थी वो मारे जा चुके हैं। रिकॉर्ड आपके पास है नहीं, अगर रिकॉर्ड होते तो अभी गारंटी नहीं थी, और अब तो आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।